हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं एकदम। अब तक हमने हमारे वीडियो सीरीज के अंदर चैप्टर 3rd, 4th एंड 5th को कंप्लीट कर लिया है। 6th चैप्टर के हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा। जिन्होंने अब तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है, आप जाइए प्लीज उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, समझिए कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को, और फिर आगे पढ़ने में और मजा आएगा। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बोलोगे भाई सर पोटेंशियल एनर्जी बता दी, काइनेटिक एनर्जी बता दी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, चलो एक बार मैकेनिकल एनर्जी को रुको, पहले हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन की जब हम बात करें तो एक बड़ा ही एक सीधी सी डेफिनेशन थी जो सब रट के बैठे होंगे कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वो फलाना ढिमकाना, सबको आती होगी आई एम श्योर। पर एक चीज अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं कि मैंने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो एसोसिएट होती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, यानी मैं जब तक भाग रहा हूं मेरे साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है और मैं रुक गया, अब एनर्जी तो गई। क्या काइनेटिक एनर्जी मेरी खत्म हो गई? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन के हिसाब से, यानी अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करें तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर रखा है, अगर मैंने वहां से उसे छोड़ के धरती के ऊपर गिरा दिया तो क्या धरती के ऊपर उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है। अर्थ के सरफेस के ऊपर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में 0 हो गई, पहले काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में 0 हो गई, तो एनर्जी तो खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली किसी बॉडी की टोटल एनर्जी को डिनोट करता है, यानी उस बॉडी की सारी सिचुएशन, चाहे वो मूव कर रहा है चाहे वो रेस्ट पे है, सारी की सारी सिचुएशंस को मिला के अगर मैं उसकी एक नेट एनर्जी फाइंड आउट करता हूं, वो एनर्जी कौन रिप्रेजेंट करता है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसे मैं मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी T से डिनोट कर सकता हूं, और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है होता है 12 mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, mgh। तो ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल के सम के बराबर हो। अब इसका कंजर्वेशन का क्या मतलब है? इसका कंजर्वेशन समझने से पहले हम सिंपली एक एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि एनर्जी कभी ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं बल्ब का जलना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए बल्ब से फोटॉन्स निकलते हैं। जो भी है वो आपके लेवल की बात नहीं है, पर वहां जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे लाइट एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है। क्रिएट नहीं कहूंगा, चेंज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है तो क्या हमारी मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए? बिल्कुल, वही तो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, हो सकता है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, बट उन दोनों का जो सम है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है।
इसको हम समझ सकते हैं एक दो एग्जाम्पल लेके, जैसे कि मेले में सब गए होंगे, झूले पे सब बैठे होंगे। मेले में ना भी गए हो तो स्कूल्स के अंदर जो एक सिंपल सा झूला होता है उस पे तो सब बैठे ही होंगे, उससे हम इसे समझ सकते हैं। आसमान में एक बॉल को फेंकते हैं, उसकी सिचुएशन से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो एकदम इजी रखते हुए हम एक केस लेते हैं और कुछ इस तरह से हम इसे समझते हैं कि हमने एक बॉल को फेंका और ये थी उसकी स्टार्टिंग कंडीशन, यानी वो धरती के ऊपर थी। उसे जब ऊपर फेंका गया तो वो सबसे पहले यहां इस पॉइंट पे पहुंची और फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे पहुंची। अब मैं इस पोजीशन को ए पोजीशन कह देता हूं, इस पोजीशन को मैं बी पॉइंट कह देता हूं और ये जो मेरी पोजीशन है इसे मैं सी कह देता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी पॉइंट के ऊपर जो हाइट है वो 0 है। सी पॉइंट के ऊपर जो हाइट है वो कितनी है? 0 है। और ये जो मैक्सिमम हाइट है इसे मैं h से डिनोट कर रहा हूं। इसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? स्मॉल h से। अगर a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस x के बराबर है तो यहां b और c के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगी h माइनस x के। ये सिंपल सी एक सिचुएशन है, एक सिंपल सी सिचुएशन है, ये आपके समझ में आनी चाहिए। ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जब बॉल रखी गई है तो जो मैक्सिमम हाइट है वो h के बराबर है। ए और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है और b और c के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम h माइनस x के बराबर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए। मुझे ये बताइए, हाइट मैक्सिमम है, बॉल आसमान में जाके उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रुक चुकी है और बॉल अब नीचे गिरेगी, यानी जस्ट यहां से नीचे गिरना शुरू करेगी। तो फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर बॉल को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि बॉल है रेस्ट पे। बॉल रेस्ट पे है। बॉल रेस्ट पे है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है mgh के। mgh के, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी T है वो बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। सो टोटल एनर्जी जो है वो आ गई mgh के बराबर। अब इसमें अगर चेंज होता है फिर तो हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अगर ये हमेशा ऐसा ही रहता है, सेम रहता है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है। हम सेकंड पोजीशन की बात कर लेते हैं, यानी एट पोजीशन बी। अब देखो यहां इस पॉइंट से हम यहां आ गए, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो वो तो 0 थी, इसीलिए हाफ mu स्क्वायर 0 हो गया। बट यहां कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी मुझे देखने को मिलेगी और उसे मैं डिनोट करूंगा vb से, यानी इस पर्टिकुलर b पॉइंट के ऊपर मेरी क्या वेलोसिटी होने वाली है, उसे मैंने डिनोट किया vb से। तो क्या मैं मोशन की इक्वेशन vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a एंड s का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पे s डिस्प्लेसमेंट को शो करता था, मैं एक बार इसे सिंपली कुछ इस तरह से लिख देता हूं तो आपको याद आ जाएगी। मोशन की इक्वेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बी पॉइंट पे u क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। v किसके बराबर हो गया? vb के। यहां से v किसके बराबर हो गया? vb के प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है?
एक्सेलरेशन यहां पे कितना लग रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन g लग रहा है, प्लस का g। s डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x, तो s की जगह पे क्या लिखूंगा, x। तो यहां से vb स्क्वायर जो है वो 2gx के बराबर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mvb स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा हाफ m2gx, दैट इज mgn(x). ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब मैं फाइंड आउट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, mgh। h ये, अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h माइनस एक्स, यानी ये हो गया h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई mgh एंड माइनस mgx। नाउ टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh माइनस mgx प्लस mgx, माइनस mgx और प्लस mgx कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, mgx माइनस mgx प्लस mgx। ये वैल्यू कट गई, टोटल एनर्जी कितनी बची, mgh। क्या उतनी ही है जितनी ए पॉइंट पे थी। थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सही नहीं है, पूरा सही है। यानी इस पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh थी और बी पॉइंट के ऊपर भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर है, mgh के। इसका मतलब एनर्जी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एनर्जी कैसी हो गई, कंजर्व्ड। चलो इतना विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ा सा और हम चेंज करके देखते हैं। और अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। मैं यहां लिख लेता हूं कि पॉइंट ए पे कितना था, वैसे तो आप सबको पता चल ही गया है mgh, बट स्टिल हम इसे लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट सी। भाई मुझे ये बताओ यहां मैक्सिमम स्पीड होने वाली है या नहीं होने वाली, vc मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यहां पे अगर मैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो जो देखने लायक चीज होगी वो ये होगी कि u तो यहां वापस से 0, vc स्क्वायर 2a एंड s कितना कर लिया इसने, नीचे तक आने में टोटल कितनी डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट h, यानी ये h हो गया। और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ m इंटू 2gh के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई mgh के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, क्या हाइट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं, ये पॉइंट कहां है, ग्राउंड पे है। ग्राउंड का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। तो क्या वापस से mgh आ गई। इसका मतलब इस बॉल को मैंने ऊपर से बीच में लेके आ गया, वहां से नीचे लेके आ गया वापस, पर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल एनर्जी थी वो हमेशा कांस्टेंट रही है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता रहा। सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। और यही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। इसको हम झूले वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और स्प्रिंग से भी समझ सकते हैं। तो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना। और एक स्विंग यानी एक झूले वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं, या उसकी जगह आप एक पेंडुलम को भी लेके समझ सकते हो। सपोज दिस इज अ पेंडुलम। तो ये पेंडुलम जब मैक्सिमम अपनी इस साइड जाता है यानी यहां पहुंचता है, तो यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हाइट है वो कम है, यानी
हम मिनिमम मान सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक हमारा रिलेटिव पॉइंट मान सकते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर हो, और यहां जाने में जो हाइट होगी वो H मैक्स होगी, यानी मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। वापस से अगर ये इस पॉइंट पे आएगा तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। इसकी जगह आप एक झूला जो एक स्विंग होता है वो भी अज्यूम कर सकते हो। तो ये जो बीच में पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों देखने को मिलेगी, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों देखने को मिलेगी। इस पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल एनर्जी इस सिस्टम की 100 जूल्स है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स होने वाली है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स होने वाली है, और यहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों 50-50 होगी, बट दोनों का सम 100 जूल्स ही रहेगा। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर भी जो एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है, एक 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 50 ग्राम ऑब्जेक्ट इज मेड टू फॉल फ्रॉम 10 मीटर from earth surface independently, what will be the speed of object just before striking the ground। यानी अगर एक 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस से 10 मीटर्स के ऊपर उसको हमने रखा हुआ है, अगर हम वहां से इसे छोड़ते हैं तो अर्थ के ऊपर गिरने से पहले जस्ट इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर हम मैकेनिकल कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे होता है वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, और ये पॉइंट जब कहीं बीच में होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और यही ऑब्जेक्ट जब एकदम अर्थ के पास में होता है तो उस समय यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एकदम 0 हो जाती है। यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, यहां इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेता हूं, वही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होगी। तो मैं कुछ इस तरह से ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यानी इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे वही उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहां से mgh किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv² के। m से m कैंसल आउट हो गया, 2gh इज इक्वल्स टू v², और v किसके बराबर हो जाएगा, √2g&h के। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको दिया है 10 एंड हाइट भी है 10 मीटर, तो 10 × 10 ये 100 × 2, या मैं कह सकता हूं 10√2 मीटर पर सेकेंड। नियरली इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। तो कुछ इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।